55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं शादी का सब साथ में दरखास्त कर रहा हूँ कि वो अपनी तकलीफ पेश करें। अफसाने का उन्वान है सुर्ख मिट्टी सफेद होने तक। आवाज़ आ रही? सुर्ख मिट्टी सफेद होने तक। सुर्ख मिट्टी अभी दूर थी और शाम सिमटने लगी तो दुर्दान में थोड़ा सा बोलो, आवाज बढ़ा। नहीं यहाँ पर आगे नहीं इधर ही खड़े रहो। बस थोड़ा सा आवाज इसमें आ रहे हैं, वो नहीं आवाज उन्वान है सुर्ख मिट्टी सफेद होने तक। सुर्ख मिट्टी अभी दूर थी और शाम सिमटने लगी तो दुर्दान ने अपने अतराफ निगाह दौड़ाई। नदी चुपचाप बह रही थी और एक सिमत दूर तक घास फैली हुई थी। उसने अपने खच्चर को रोका और एक टीले की तरफ देखने लगा। उसके रुकने से पीछे चलने वाले भी रुक गए। दुर्दान ने खच्चर की रस्सी खींची और टीले की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे वो लोग भी चलने लगे जो सफेद मिट्टी वाले इलाके से दुर्दान के साथ निकल आए थे। टीले पर चढ़कर दुर्दान ने एक शख्स से कुछ कहा, फिर सभी ने अपने अपने खच्चरों से सामान उतारा और खच्चरों को खुला छोड़कर खेमे लगाने लगे। खच्चर जब घास चरते चरते दूर जाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक दूसरे शख्स को लगा दिया गया और कुछ लोग सूखी लकड़ियाँ जमा करने लगे। थोड़ी ही देर में हर खेमे के करीब से धुआं उठने लगा। शाम गुजर गई और रात की तिरगी सो हर चार बिखरने लगी तो दूर से आए हुए लोग बिस्तरों से लगने लगे। और थोड़ी रात गुजरी तो कुछ नौजवान आग जलाकर उसके पास बैठ गए। कहीं दूर से एक जंगली कुत्ते की आवाज़ फिजा में ऐसे उभरी जैसे दूसरे कुत्तों को किसी की खबर दे रहा हो। फिर दूसरी तरफ से भी एक आवाज़ गूंजी। उनमें से कभी कभी कोई जवान उठकर खेमे का एक चक्कर लगाता, वापस अपनी जगह आकर बैठ जाता। रात रफ्ता रफ्ता गुजरती रही। जब आधी रात हुई तो उन नौजवानों ने सोए हुओं को जगाया और खुद सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। इस बार दुर्दान भी उठ आया था। दुर्दान भी उठ आया था। आग में और लकड़ियाँ डाल दी गई। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर एक नौजवान ने दुर्दान की तरफ देखा। उसकी सफ़ेद दाढ़ी आग की रोशनी में थोड़ी सुर्ख नज़र आ रही थी। नौजवान ने दुर्दान को देखते हुए पूछा, अमी, सुर्ख मिट्टी और कितनी दूर है? दुर्दान थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, अगर हम सीधे रास्ते पर हैं तो बहुत करीब है। रात के सन्नाटे में जंगली कुत्तों की चीखें गाहे गाहे उभरती रही। एक और नौजवान ने बात का सिलसिला जारी रखते हुए सवाल किया, अम्मू, आपने सफ़ेद मिट्टी में कितना वक्त गुजारा है? दुर्दान की नज़र उस नौजवान के चेहरे पर ठहर गई। फिर उसने जलती हुई एक लकड़ी को थोड़ा और आग की तरफ किया और कहने लगा, सफ़ेद मिट्टी हमेशा से सफ़ेद नहीं थी। वो मिट्टी जहाँ हम रहते थे, जब जुल्म और नाइंसाफ़ी के सबब सियाह होने लगी तो हमारे बुज़ुर्गों ने हिजरत का फ़ैसला किया और हम उस जगह पहुँचे जो पहले सुर्ख मिट्टी थी। फिर हमारे बुज़ुर्गों ने आदमी से काम लिया और अपना पसीना बहाया तो उस सुर्ख पथरीली ज़मीन पर फसलें उगाई। फिर उन्होंने मीज़ान बराबर रखा और मीज़ान बराबर रखते रहे तो मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद होने लगी। दुर्दान चुप हुआ तो सवाल करने वाला नौजवान दुर्दान के चेहरे से नज़र हटाकर आग से उठते हुए शरारों को देखने लगा और याद करने लगा कि उसके बाप को कबीले के सरदार ने फसल काटने की उजरत बस 2 मुट्ठी अनाज ज़्यादा मांगने पर फोड़े मरवाए थे। और फिर फोड़ों का जख्म गहरा होता गया और एक रोज़ मौत का परिंदा उसे ले उड़ा। दूसरा नौजवान जो दुर्दान की बातें गौर से सुन रहा था, उसे भी याद आया जब वो अपने मवेशी चरा कर लौट रहा था तो सरदार के किसी रिश्तेदार ने सिर्फ इसलिए उसके चंद मवेशी मार दिए थे कि उसकी कमान से निकला हुआ तीर निशाने पर लगता है या नहीं। चांद बहते हुए अब्र की ओर में छुपता और फिर निकल आता।
कुछ देर बाद तीसरे नौजवान ने सवाल किया, या मुँह बुजुर्ग सरदार कुशादा दिल थे, तो फिर ये उनकी औलाद में जालिम कैसे? ये सवाल सुनकर दुर्दान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। उसने कहा, जब हम बुजुर्गों के साथ सुर्ख मिट्टी की तरफ गामजन थे तो हमारे पीछे एक दोशीज़ा सरदार के खेमे से भाग आई थी और हमला थी। तो एक बुजुर्ग ने उसे अपने घर पनाह दी और उसकी देखभाल अपनी बेटियों की तरह से की। यह उसी जालिम सरदार का बेटा है। तीसरे शख्स की आंखें ये सोचकर भर आई कि उसकी बहन जब नदी पर पानी लाने गई थी और सरदार गश्त पर था, तब उसकी नज़र उस पर पड़ी और वो उसे अपने खेमे में अपनी ज़रूरत के लिए ले गया था और किसी से खबर भिजवा दी थी कि अब वो सरदार की पनाह में रहेगी। उस कबीले की हकीकत ये है कि जब इस कबीले का खित्ता अनाज और अलग अलग किस्म के फल देने लगा और बहारें दरो दीवार तक पहुंच गई, नदी भर कर चलने लगी, तो सरदार ज़ैफ़ी के सबब बिस्तर से जा लगा और हर दिन ज़्यादा बीमार होता गया। कुछ रोज़ तक उसकी मसनद खाली रही। फिर एक रिश्तेदार ने अपने हवारियों से कहलवाया और खुद दौड़कर मसनद संभाली। पहले दिनों उसने मजदूरों के साथ अच्छा इंसाफ किया और फिर अपने ख़ानदान के लिए गल्ला जमा करने लगा। उसने शादी नहीं की, लेकिन अपनी खिदमत के लिए अपने खेमे में कई औरतें रख ली। उसकी राह पर उसके हवारी भी चलने लगे। जब मीज़ान बराबर न रहा तो सफ़ेद मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा सीधा होने लगा और जब लोगों ने महसूस किया तो उनके माथे फिक्र से सिकुड़ गए। कुछ दिनों बाद सरदार के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, लेकिन उसके ख़ानदान और उसके हवारियों ने सरदार की मुखालफत में उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। पहले दिन ही बहुत से लोग मारे गए तो दुर्दान ने वो मिट्टी छोड़ने का इरादा किया। दिन गुजरते रहे। एक रोज़ मुर्दान और दूसरे कुछ परिवार के लोग आधी रात को अपना सामान खच्चरों पर लाद कर नदी के किनारे किनारे चलते हुए सुर्ख मिट्टी की तरफ निकल पड़े। एक सिमत से आती हुई जंगली कुत्तों की आवाज़ें करीब होती जा रही थीं। जब और करीब हुई तो खच्चर बिदकने लगे। तब ये अपने अपने ख्यालों के हिसार से बाहर निकले। एक नौजवान जल्दी से उठा उन्हें भगाने के लिए आगे दौड़ा। दूसरे नौजवान ने एक जलती हुई लंबी लकड़ी उठाई और उस नौजवान के पीछे चल पड़ा। कुत्तों की आवाज़ें उभरती जा रही थी। वो दोनों और आगे बढ़े तो देखा एक शख्स सियाह चादर में उनके खेमे की तरफ आ रहा है और कुत्तों के बहुत करीब आ चुके हैं और कुत्ते उसके करीब आ चुके हैं। ये नौजवान कुत्तों को भगाने के लिए आगे दौड़े। वो शख्स और तेज़ी से चलने लगा। कुत्ते जहाँ थे वहीं रुक गए। जब ये नौजवान और आगे बढ़े तो कुत्ते इधर उधर बिखर गए। वो नौजवान लौटकर खेमे की तरफ आने लगे। सियाह चादर वाला शख्स आगे चल रहा था और वो दोनों उसके पीछे। जब दुर्दान और तीसरे शख्स की नज़र उस पर पड़ी तो वो उठकर खड़े हो गए और उसे देखने लगे। चादर वाला शख्स आगे बढ़ते हुए अपने सर से चादर को हटाया तो उसका चेहरा साफ नजर आने लगा। वो एक सिसकी के साथ दुर्दान से निपट गया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर खेमे में सोई हुई औरतें और कुछ मर्द भी उठ आए। औरतें उसकी तरफ बढ़ी क्योंकि वो दुर्दान की इकलौती बेटी थी जिसे सरदार ने अपने खेमे में रखा हुआ था। और सुबह होते होते सभी को इस बात का इल्म हो गया कि दुर्दान की बेटी सरदार के खेमे से भाग आई है और वो हमला है। शादी का तो साहब खाना पेश कर रहे इस पर जो साहबान में तबसरा करना चाहेंगे। सादिक असद साहब के मौज़ूआत जो है बड़े उम्दा होते हैं और आलमी कैनवास का जो है वो अहाता करते हैं। ऐसा ही है अलामती अफसाना, इसको उन्होंने जो है जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी और हिजरत, इन तमाम चीज़ों को जो मैं समझ सका हूँ उसको उन्होंने बयान किया है। और बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने ये ली है कि सुर्ख मिट्टी सफ़ेद होने तक, जब सुर्ख मिट्टी को अगर हम ये कहें कि जुल्म और जबर जो है वो उसका इस्तिआरा है और सफ़ेद मिट्टी ये इंसाफ की अलामत है। इंसाफ की, जब इंसाफ होगा तो ही अमन आएगा।
जहाँ नाइंसाफ़ी रहेगी वहाँ अमन नहीं रहेगा। तो ये जो है जुल्म जबर से लेकर के अमन तक, और फिर अमन से लेकर के वापस सुर्ख मिट्टी की तरफ वो लोग हिजरत कर रहे हैं। बहुत अच्छा अफसाना है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। शुक्रिया। सुर्ख मिट्टी सफ़ेद होने तक जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बुराइयों को पूरा कतर आना, किस तरह से इंसानी समाज में जो बीमारियाँ आ जाती हैं, तो उसको मैंने अलामती अंदाज में बयान किया है। सुर्ख मिट्टी का सफ़ेद होने तक का जो मामला है वो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, और उनके छोटे छोटे जुमले मुझे बहुत मुतासिर कर रहे थे। वहाँ से निकले, वहाँ एक जगह सफ़र किया, जैसा कि मोहम्मद नज़ीर ने कहा, तो उसमें हिजरत का कर्ज भी है, और हिजरत के साथ जो बुराइयों का दर आना है, जिस तरह इंसानों में या जैसे कि भाई नस्लों में बुराइयाँ पैदा होती हैं, तो उनका उसको उन्होंने अलामती अंदाज में बयान किया है। और जुमले जो उनके बहुत अच्छे लगे, पेंटर किस तरह छोटी छोटी लकीरें बनाता है, छोटी छोटी लकीरें बनाते उसके एक अच्छी तस्वीर साक्षात क्या बात बन जाती है। तो ऐसे ही सारी साहब ने छोटे छोटे जुमलों से अपने एक मुकम्मल तस्वीर पेश करने की कोशिश की, और उनको बहुत बहुत अच्छा। मौज़ूआत पर बहस की, सियासी जबर के नतीजे में होने वाली जो हिजरत का कर्ज वगैरह वो अफसाना, उस पर बहुत अच्छा है। और अलामत ये कि एक ख़ानदान जो एक समाज का बन जाता है, इशारा बन जाता है। सब कुछ सिर्फ एक जगह थोड़ी सी मैं दरख्वास्त करूँगा साबिक असल से, तो जो जहाँ वो दोनों नौजवान बयान करते हैं अपना तजुर्बा, कि मेरी बहन को तो हाकिम ने खींच कर जो अपनी ज़रूरत के लिए, वो लफ्ज़ जो अपनी ज़रूरत के लिए जायज़ है वहाँ, तो बहुत यानी वो तासुर को बहुत खर्च से नीचे वो कट कर देना आप, तो वो जायज़ जो हाकिम खींच के ले गया, सब समझ जाते हैं क्या है, वो ज़रूरत के लिए वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, वो जायज़ हो गया वो। हाँ, वो खींच के ले गया, वो सब खुला वाज़ेह हो जाता है। आज़ाद पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान में, या पहली जंग अज़ीम से पहले जो हिजरत होती थी वो माशी थी, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो हिजरत हुई है वो सियासी जबर की वजह से हुई है। और ये उसी पस मंज़र का लिखा हुआ बना हुआ अलामत उसी की बनकर, यानी जो सियासी जबर जहाँ मुख्तलिफ जगहों पर होती हैं वहाँ से जो खाना निकले, जो बाकी वो सब टेक्निक के हिसाब से अफसाना अपनी जगह मुकम्मल है और अच्छा हुआ है। आज से तकरीबन 4-5 नशिस्त पहले पिछला अफसाना कब सुनाया था आपने सारिका से साथ? मैं समझता हूँ कि 8 माह हो गए। 8 माह तक जो मेरी शिकायत थी साबिक असद से कि इतनी अच्छी कहानी और इतना अच्छा अफसाना और इतना मुख्तसर, उस चीज़ को आपने दूर कर दिया। आप मुबारकबाद के काबिल हैं। ये अभी भी मुख्तसर है। हाँ, अफसाना वो मुख्तसर है, वो जो है एकदम मिनी अफसाना टाइप हो गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ आदिल भाई जो बुनियादी तौर पर कायल है, तो पैर की एक पहल होती है, निपटाले तो बुनियादी तौर पर शायर है। जैसे जुमले भी आ रहे थे ना कि मतलब पूरा शायराना अच्छा लग रहा था, उसके लिए अलग से मुबारकबाद। और मुख्तसर है, थोड़ा सा और तवील रहे थे बोल रहे थे, उनकी भी राय है, तो मेरी वही राय है। बाकी बहुत अच्छी कहानी लग रहा है।
हालांकि अलामती अफसाने मैं समझ नहीं पाता हूँ, समझने से काफी हूँ, मगर बावजूद उसके मैंने जो तारुफ पेश किया था सादिक असद साहब के ताल्लुक से, वो यानी हाँ, यानी ये तबसरे जो हुए उनके ऊपर और जो तकलीफ पेश की उन्होंने, मुझे महसूस हो रहा है कि वाकई में नेहरू सेंटर में आपको बुलाया गया, वहां पर आपने मालेगांव शहर की अफसाना निगारों की नुमाइंदगी की, यानी हक ब हकदार रसीद, यानी एक बड़ा कैनवास यानी आपकी तकलीफ में मिलता है। और अभी मुझे कह भी रहे थे, बोले आप तबसरा बहुत अच्छा करते यानी, और देखो मैं नेचुरल बात करने वाला हूँ, और मैं नेचुरल जो मैं सुना, मैं पहले एतराफ किया कि मुझे वाकई में नहीं समझता, यानी जो अलामती अफसाने होते हैं ना, वो थोड़ा सा दिक्कत आती है। बहरहाल आप लोगों के दरमियान रहकर, आप लोगों के तबसरे सुनकर जो है मुझे समझता कि दिक्कत आती है कोई भी बहरहाल यहाँ पर एक बेहतरीन नशिस्त का इनेकाद हुआ, 209वीं नशिस्त मैं समझता हूँ यादगार नशिस्त होगी कि हर तकलीफ अपने आप में एक जामियत लिए हुए थी और शाहकार थी। बहरहाल यहाँ पर खुद में इससे पहले हमारे सदर मोहतरम, हाँ बोलिए। ये जो अफसाना, मैं अफसाने के ताल्लुक से नहीं बता रहा, लेकिन सवालत है ना सर जान से, तो इसकी वजह ये है कि जब अपन सुनाने हैं ना, सुनाने के लिए तो मतलब सामईन पे बार न पड़े, तो इसलिए मैं जल्दी से 8 सफात पर भी अफसाने। क्या बात है, वो अलग है, वो पढ़ने के लिए अलग है, हाँ, छपने के लिए, तो मैं बस यही अच्छा ये भी एक इजहार कर दिया आपने कि भाई तवील अफसाने भी आपके पास मौजूद है, बहुत अच्छी बात है। इसी वक्त जो है एक मखसूस नशिस्त रख कर जो है आपके ही अफसानों पे, यानी एक अफसाना पेश करके उस पर ही गुफ्तगू की जाएगी। बहरहाल मुबारकबाद पेश करते हुए यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि गालबन मैंने तारुफ के वक्त भी बताई थी ये बात, लेकिन उस वक्त हाजरीन की तादाद कम थी। अभी माशाल्लाह हाजरीन भी अच्छी तादाद में है। हमारे अहमद अयूबी साहब भी आ चुके हैं, जावेद अंसारी साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और दीगर साहबान जो है यहाँ पर मौजूद हैं कि गुज़िश्ता दिनों अदारा नसरी अदब की जो खिदमात रही हैं उर्दू ज़बान और अदब के ताल्लुक से, उस खिदमात के एतराफ़ में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव ने मुहिब उर्दू अदब का जो एवार्ड तफवीज़ किया है हमारे सदर मोहतरम अतीक शाबान साहब को, तो ये चीज़ तो बहरहाल अखबारात में भी आई और वीडियो के जरिए से भी आप तक पहुंची, लेकिन बावजूद उसके जो है यहाँ पर हमारा एक कहना चाहिए कि जो हमें एक एहसास हुआ है इस बात का कि हमारे लिए ये फख्र की बात है कि मालेगांव शहर में जो अदबी अंजुमने हैं ये बाकायदा नजर रखे हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है, और बज़ाहिर अदारा नसरी अदब को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ दिखाने की, कुछ बताने की, उसका काम ही जो है वो दिख रहा है और लोग जो है उससे कितना मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, कितना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ये अज़हर न शम्स है। बहरहाल एक तरह से हौसला अफजाई का जो यहाँ पर काम किया है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव ने, हम उनका सदर अराकीन का शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सदर अराकीन की जानिब से। और मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर 2 मुअज़्ज़िज़ीन शहर मौजूद हैं, जावेद अंसारी साहब भी हैं, अहमद अयूबी साहब भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक मरतबा फिर से जो है हमारे सदर मोहतरम की शाल पोशी की जाए और वो मोमेंटो जो है वो आप अपने दस्त मुबारक से जो है वो अदारे में तफवीज़ करें। अतीक शाबान साहब हैं, इकबाल भरकी सर से भी मैं गुजारिश करूँगा, ताहिर अली सिद्दीकी साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये मैं पहले हटा लेता हूँ, आप लोग आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। हाँ क्या बात है, अरे अहमद अयूबी साहब जो है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव के रुकन भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ उसका रुकन, तो हम दोनों जो है यहाँ पर ये सर जावेद सर ये आप कौन दे रहे कौन ले रहे पता नहीं चल रहा।
बहुत बहुत मुबारक। कुछ बोल किसी मसरूफियत की वजह पर अहमद अयूबी सर दिल्ली गए नहीं है। अच्छा कल माशाल्लाह, उनको नेशनल अवार्ड मिलने वाला है दिल्ली में। क्या बात है, मुबारक हो सर, क्या बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे। स्कूल की मसरूफियत है। हाँ, मैंने उनके तारुफ में यही कहा कि क्योंकि घंटा भी कम पड़ रहा है मौसम को बहरहाल। बहरहाल आइए यहाँ पर मैं खुतबा सदारत के लिए मोहतरम ताहिर अमीन सिद्दीकी साहब को मदऊ करता हूँ कि तशरीफ लाएं और खुतबा सदारत पेश करते हुए साथ ही साथ जो तबलीगात पेश की गई उस पर तबसरा करें। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।